नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासत नए नए गुल खिला रही है। प्रदेश में जाट बनाम गैर जाट की टक्कर के बीच सभी पार्टियां अब दलित वोटर्स पर फोकस कर रही हैं। बीजेपी जहां इस दौड़ में सबसे आगे है, तो वहीं कांग्रेस का तो एक वर्ग इस बार दलित सीएम की डिमांड कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पार्टी महासचिव कुमारी सैलजा बड़े दलित चेहरे के तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इनेलो बीएसपी गठबंधन के बाद जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का भी अब गठबंधन हो गया। ऐसे में सवाल यह कि दलित वोटर्स और दलित वोट जो प्रदेश की सियासत में हैं, हार जीत की भूमिका को तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे और उनकी भूमिका क्या रहेगी। सियासी दलों का दलित वोटर्स किस तरह से समीकरण बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, यह सवाल है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब जोर आजमाइश और ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में जैसे जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है, कड़ी टक्कर देखी जा रही है, तो वहीं इनेलो भी रेस में है। इनेलो ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, तो अब आजाद समाज पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। समीकरण क्या बनेंगे? दलित वोटर्स का कितना ध्रुवीकरण होगा? कांग्रेस को और बीजेपी को कितना दलित वोटर्स के ध्रुवीकरण से नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार बिसात बिछा रही दलित वोटर्स को साधने के लिए। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनय सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिदृश्य इस बार बदल गया है। इस बार चुनाव मैदान में उतरी राजनीतिक पार्टियां जाट केंद्रित न होकर दलित केंद्रित हो गई हैं और दलित वोटर्स पर दांव लगा रही हैं। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से 5 पर सिमट जाने वाली बीजेपी भी अपनी अलग अलग विकास योजनाओं से दलितों को रिझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। जाट से इतर दलित समाज पर फोकस करते हुए हाल ही में इंडियन नेशनल लोक दल ने बसपा के साथ गठबंधन करके मानो मौजूदा राजनीतिक दलों को नई दिशा दे दी। कांग्रेस में अचानक कुमारी सैलजा का कद बढ़ गया और बीजेपी से अलग हुई जन नायक जनता पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बसपा से छिटक कर अलग हो गयी। आजाद समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आशय की घोषणा कर दी गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी और एएसपी मिलकर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़े। इनमें से जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहां संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज आगे करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब होंगे। बीजेपी दलित वोटर्स को साधने के लिए रणनीति के तहत उनके बीच में काम कर रही है। उनके दलित वर्ग के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी हर विधानसभा में दलितों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब को अगर हम याद करते हैं तो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक थे, चिंतक थे, संविधान लेखक। उन्होंने संविधान की मूल रचना उन्होंने की और राष्ट्र निर्माता और फिर वर्तमान सरकार के समय में
भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले। हम भले ही कितनी उपाधियां दे दें, लेकिन अगर बाबा साहब से अगर उस समय पूछ लिया जाता कि आपको कौन सी उपाधि पसंद आएगी, तो मैं आज एक निश्चित मत बनाकर कह रहा हूं कि वो ये कहते कि मुझे वंचितों का, गरीबों का, दलितों का, उनकी पीड़ा दूर करने वाला एक व्यक्ति, यही मुझे उपाधि चाहिए और मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस ने भी इस बार नॉन जाट को तवज्जो देने का ऐलान किया है। कांग्रेस में तो एक वर्ग तो इस बार दलित सीएम की डिमांड तक कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय महान और पार्टी महासचिव कुमारी शैलजा बड़े दलित चेहरे के तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में नॉन जाट का दांव किसके लिए कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में सभी सियासी दल, खासकर मुख्य दल जिनके बीच में टक्कर है, वो दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दलित अब किस तरीके का समीकरण बनाएंगे, ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि जाट प्लस दलित किस तरीके का वोटर्स और किस तरीके का वोट बैंक बनकर उभरेगा, ये भी सवाल है। देवेंद्र, दलित वोटर्स को रिझाने की तमाम सियासी दल कोशिश कर रहे हैं, और अब आगे की रणनीति इन दलों की क्या कहती है, क्योंकि आज एक नया गठबंधन देखने को मिला आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के बीच में। कितना प्रभाव उधर इनेलो और बसपा का गठबंधन है, कितना प्रभाव हरियाणा की राजनीति में, सियासत में पड़ता नजर आएगा, कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से इस प्रभाव को कम कर पाएगी, जानने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए सौरभ, पिछले 2 विधानसभा चुनाव छोड़ दे, 2019 का, 2014 का, उससे पहले हमने देखा बीएसपी हरियाणा में मजबूत थी। जब से मायावती कमजोर हुई है, तो बीएसपी भी हरियाणा में पिछले 10 साल में कमजोर हुई है। कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, कई नेता बदलते रहे, हर चुनाव में अलग अलग नेता सामने आते हैं हरियाणा में, और उनका दोहन भी किया है सियासी पार्टियों ने। पिछले 10 साल से, जब से बीजेपी ने अपने बूते सरकार हरियाणा में बनाई है, बीजेपी मजबूत हुई है, मोदी जी राष्ट्रीय फलक पर मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, तब से बीएसपी बेहद कमजोर हुई है। पड़ोसी राज्य यूपी में तो हुई है, उसका असर हरियाणा में भी है। और हमने देखा पिछले 10 साल में, मैं देख रहा हूं लोकसभा विधानसभा चुनाव में, अलग अलग चुनाव में अलग अलग नेता लीड करते हैं पार्टी को। अब तो बेहद कमजोर हो चुकी है पार्टी। इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी ने बुनाया है दलित वोटर्स का। लेकिन अब दलितों को लेकर, जैसे 2-3 दिन पहले शैलजा ने बयान दिया है कि दलित सीएम होना चाहिए, एक नई बहस छिड़ गई है। जाट नॉन जाट के बीच जो हम चर्चा करते रहे हैं, जिस तरह के संकेत मिलते रहे, लेकिन उसमें एक नया मुद्दा ये उठ गया कि दलित वोटर्स को कैसे रिझाया जाए। सभी कोशिशें कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से कर रही है, और गठबंधन इनेलो बसपा का था। इनेलो को लगता था इनेलो कमजोर हुई, लेकिन बसपा की 5-7 हजार वोट हर विधानसभा में मिनिमम तो है। 5-7 हजार। अंबाला जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो बसपा ज्यादा मजबूत रही है शुरू से, यहां तो एमपी भी बना है। तो उसमें अब जिस तरीके के हालात बने हैं, दलित एक केंद्र बिंदु में आ गए हैं। और एक और गठबंधन होने से, जेजेपी एएसपी का गठबंधन होने से, इनेलो ने बसपा जैसी पार्टी को साथ मिलाया। अब दूसरा जो वर्ग है टूट के बसपा से चंद्रशेखर रावण के पास गया, उसको जेजेपी और इनेलो एक ही पार्टी के जो 2 अलग टुकड़े हुए थे, उन दोनों ने दलित वोटों को साथ लेने की, रिझाने की कोशिश की है। बीजेपी पहले से कर रही है, और बीजेपी से छिटकाने की दलित वोट कांग्रेस कोशिश कर रही है। इनके बीच अब आम आदमी पार्टी भी अकेले रह गई है। सुना ये जा रहा था, कई दिनों से चर्चा थी प्रदेश की सियासत में, कि जेजेपी, एएसपी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों मिलकर गठबंधन बना सकते हैं, नया गठबंधन। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी अभी शामिल नहीं हुई। हो सकता है कि वो भी इनमें मर्ज हो जाए, इनमें मतलब अब एक तीसरा हिस्सा वो भी ले ले। कुछ बातचीत चल रही है। तो मेरे को लगता है अब दलित वोटर्स प्रदेश की सियासत में, चुनावी सियासत में केंद्र बिंदु बनकर उभर रहे हैं। कौन इनको कैसे रिझाता है, कैसे अपने साथ जोड़ता है। तो अब सारे, मेरे को लगता है आने वाले दिनों में दलितों की बात की जाएगी, दलितों को रिझाने की कोशिश होगी। दलितों का ज्यादा हिस्सा, कम हिस्सा किधर जाएगा, ये भी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा बनेगा। महेश, जो अब गठबंधन हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, सियासी फिजा में किस तरह से इसकी भूमिका देखने को मिलेगी, और खासकर जो चंद्रशेखर रावण हैं, उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसने जेजेपी के साथ हाथ मिलाया,
इनेलो का बसपा के साथ, ये वोट बैंक जो है मायावती का छिटकेगा, कांग्रेस पर असर पड़ेगा, बीजेपी पर असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी दलित महासम्मेलन करा रही है, दलितों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यानी 20 से 21% जो दलित हैं उनको अपने पाले में डालने की कोशिश बीजेपी भरपूर कर रही है। उधर कांग्रेस भी बड़े दांव चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जननायक जनता पार्टी और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का जिक्र कर लेता हूँ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, वो चाहे मोदी के नाम पर हो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के नाम पर हो, या फिर गैर जाट की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात हो। लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट है उसका बंटवारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये स्थिति जो बनती नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। लेकिन कितना फायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। गठबंधन तो आईएनएलडी और यहाँ पर बीएसपी का भी हुआ। यहाँ क्या साधने की कोशिश की गई, अनुसूचित जाति के वोटों को साधने की कोशिश की गई। यहाँ अभय सिंह चौटाला ये मान रहे हैं कि जाटों का वोट मैं ले लूंगा और अनुसूचित जाति के वोट बसपा लेगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो वोटिंग ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अब अनुसूचित जाति के वोटर्स पर नजर, यहाँ पर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के जरिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोट हासिल करने की कोशिश जननायक जनता पार्टी कर रही है। वो पार्टी जिनका प्रदेशाध्यक्ष पार्टी छोड़ चुका है, वो पार्टी जिनके एक विधायक अमरजीत ढांडा को छोड़ दे तो बाकी सारे विधायक पार्टी को अलविदा कहकर, नमस्ते कहकर पार्टी से निकल लिए हैं। उनका संगठन खत्म हो चुका है। तो ऐसे में इस पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, और अपने अस्तित्व की लड़ाई में किसी को साझेदार बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, जिससे किसी भी तरह की उम्मीद यहाँ पर 90 सीटों पर जननायक जनता पार्टी की टिकट लेने वालों के लिए बनती हुई नजर आए। लेकिन यहाँ 90 तो उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार तो छोड़िए, उम्मीदवार ढूंढने में परेशानी जननायक जनता पार्टी को आ रही थी। तो ऐसे में यहाँ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन किया गया। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए। हरियाणा प्रदेश में कोई किसी तरह का वजूद उनका नहीं था। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता है तो एक रस्म, एक रिवाज आगे के लिए पड़ता हुआ नजर आएगा। हर एक विधानसभा चुनाव में भागीदारी की बात होगी। फिर किसी दिन अच्छी परिस्थिति में अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी होगी तो हो सकता है फिर किसी बड़ी पार्टी के साथ यानी सत्ताधारी पार्टी के साथ भी यहाँ गठबंधन की बात कभी चलती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत चंद्रशेखर आजाद के लिए बेहतरीन कही जा सकती है। लेकिन जननायक जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा यह है कि अनुसूचित जाति के वोट अगर बीजेपी के खाते में नहीं डल रहे हैं तो फिर वो कांग्रेस के खाते में ना जाएं। वो चाहे बीएसपी के नाम पर अभय सिंह ले जाएं, फिर वो वोट बैंक चाहे चंद्रशेखर आजाद ले जाए, लेकिन वो किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं जाने चाहिए। आमने सामने की स्थिति जी भारतीय जनता पार्टी झेल कर देख चुकी है। अगर बीजेपी से वोट छिटकते ही सीधा कांग्रेस पार्टी के खाते में डलता है तो फिर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ता है। और यहां गैर जाट वोटर्स को जिस तरीके से साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण भी उस तरीके से नहीं हो पाया। जाटों को साधने की कोशिश जिस हद तक की गई, जितने जाट वोटर्स पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ था उसमें कमी जरूर यहां पर देखने को मिल रही है। किसी भी तरह की बढ़ोतरी तमाम कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी। तो ऐसे में जब वोट हासिल नहीं किया जा सकता तो वोटों को बिखराने की रणनीति पर यहां जो काम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो, या फिर बीएसपी के साथ अभय सिंह चौटाला की पार्टी का गठबंधन हो, मोटे तौर पर मुझे इसी तरीके से पूरा गेम, ये पूरी परिस्थिति नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखकर क्या लग रहा है, कैसे नफा कैसे नुकसान होगा? हालांकि तमाम तौर पर आरोप लगते रहे दुष्यंत चौटाला पर, और दुष्यंत चौटाला भी आरोप लगाते रहे अभय चौटाला पर, कहते रहे कि बी टीम है बीजेपी की इनेलो, और इसको लेकर वार पलटवार भी देखने को मिलता रहा। लेकिन अब सियासत क्या कहती है? इन तमाम पेचीदगियों के बाद बड़े दावे कांग्रेस के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग जो है कांग्रेस का दलित सीएम की डिमांड कर रहा है। उदयभान और कांग्रेस जो है, उदयभान और शैलजा के सहारे कांग्रेस कहीं ना कहीं बेड़ा पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर बीजेपी महासम्मेलन करा रही है। किस तरीके से परिस्थिति बन रही है, किसका दावा कितना दमदार? देखिए, हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं, 5 जिले हैं, फरीदाबाद है, पंचकूला है, महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी और नौ, इनमें एक भी सीट रिजर्व नहीं है। तो बाकी 17 जिलों में एक सीट रिजर्व है। तो इन 17 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो सीधा मुकाबला है ही है। और दूसरे जो अब ये गठबंधन बन रहे हैं, इनेलो बसपा गठबंधन हो या जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हो, ये कितना प्रभावी हो पाएगा, कितने मतदाताओं में अपनी पैठ बना पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस से कुमारी शैलजा हैं
वो देखिए अब सांसद बनी है, अभी सिरसा से सांसद बनी है, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, उकुलाना उनकी पसंद है, क्योंकि वो कह रही है अगर मुख्यमंत्री बनना है, देखिए दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। एक हरियाणा में एक प्रश्न है, एक क्या दूसरा समाज इसको स्वीकार करेगा? एक कांग्रेस के अंदर एक दलित मुख्यमंत्री की मांग उठ रही है, तो क्या कुमारी शैलजा को इस ग्रुप में स्वीकार किया जाएगा? उदय भान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब जिस तरह अशोक तंवर है, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, चुनाव भी लड़े, हार गए, लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, क्या इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा लग रहा है कि जो उनकी पसंद की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको वहां से लड़ाना नहीं चाहती, तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक ना हो। तो जो दलित चेहरे हैं, जाने पहचाने दलित चेहरे हैं, जैसे रामकरण काला है, कृष्ण बेदी है, भारतीय जनता पार्टी से, बंतो कटारिया ने तो मना कर दिया विधानसभा चुनाव लड़ने से, तो ऐसे में जो सुनीता दुग्गल है वो संभावना है कि रतिया से ही चुनाव लड़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी में भी नए चेहरे भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कलानौर से भी नए चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव का अगर हम अनुभव देखें तो कांग्रेस के लिए दोनों सीटें तो लोकसभा की जीती हैं, और दलित वोट भी कांग्रेस को अधिक मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पिछड़ना पड़ा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति ऐसी बना रही है। देखिए मनोहर लाल जी ने कल कुरुक्षेत्र में गए, वहां मेघवाल भी साथ थे जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसलिए वहां के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने दलित स्वाभिमान सम्मेलन किया है और अपने एक मतदाताओं के बीच एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग की हितैषी है। ये जो नए गठबंधन बने हैं, नए गठबंधन कितने सार्थक होंगे, कितने फलीभूत होंगे, इनकी कितनी विश्वसनीयता है और ये कहां तक टिके रहेंगे, इसके बारे में कहना तो अभी जल्दबाजी है। अभी टिकटों के बारे में इनको यहाँ टकराव होने की स्थिति नहीं है। दोनों गठबंधन है, उनमें सीटों की जो शेयरिंग है वो पहले से तय हो चुकी है, लेकिन क्या उनको उतने उम्मीदवार मिल पाएंगे, ये स्थिति है। क्योंकि अभी तक देखिए बहुजन समाज पार्टी कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई हरियाणा के अंदर। पहले लोकसभा की एक सीट लड़ी, जीती थी लोकसभा की एक सीट और एक विधानसभा की भी जीती थी। उसके अलावा अब ये आजाद समाज पार्टी का तो नया प्रयोग है, कितना सफल रहता है। हालांकि ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं, ये अपना सहारनपुर से रहने वाले हरियाणा के नजदीक के हैं, तो ये हरियाणा से भी अपना लगाव जोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये बात मानी जाएगी क्या नए गठबंधन जो है हरियाणा की राजनीति में सार्थक सिद्ध होंगे या हरियाणा के मतदाता राष्ट्रीय दलों के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करेंगे, ये समय बताएगा। देवेंद्र, जो तैयारियां सियासी दल कर रहे हैं, अगर गुणा गणित के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या लग रहा है, किस तरीके का गुणा गणित है, किस पार्टी के पक्ष में बैठ सकता है? हालांकि नतीजे आने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन अगर फौरी तौर पर अगर देखिए, नजर डालें, जो गुणा गणित अब तक के बीते विधानसभा चुनाव की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो उसको कंपेयर करें तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, पहले बात तो मैं ये कहूंगा, 2014 से पहले बसपा का एक आध, हम पिछले 2014 से पहले जो 4-5 विधानसभा चुनाव हुए हैं अलग अलग टाइम पर, उसमें बसपा का एक आध विधायक जीत कर आता था, लेकिन जीतने के बाद वो सरकार से मिल जाता था, पार्टी छोड़ देता था। कुछ इस तरह के नियम है, वो फायदा उठाकर हमने बहुत सारे देखे। बसपा के 2014 से पहले, 2014 में भी ऐसा हुआ, जैसे एक हथीन से जीते थे, मोहम्मदन थे, वो तो बसपा से जीते थे, तो बसपा का एक आधा उम्मीदवार जीतता है किसी के सहारे गठबंधन में, लेकिन वो पार्टी छोड़ देता था। ये मतलब ये स्थापित हो गई थी बात कि जीता तो बसपा से, लेकिन किसी और दल में मिल गया या समर्थन दे दिया। तो अभी तक ये है कि दूसरे पार्टी मिल जाना, बसपा के साथ गठबंधन भी होते रहे, लेकिन बसपा खुद को मजबूत नहीं कर पाई, बसपा का दोहन किया है दूसरे दलों ने। और अब जो स्थिति बनी हुई है सौरभ, आप देखिए, इनेलो बसपा का गठबंधन हो गया, आज जेजेपी एएसपी का गठबंधन हो गया है। बीजेपी पहले ही दलित वोटरों को रिझाने में लग रही है, दलित नेताओं को अच्छे पदों पर रखा है, उनको टिकट भी दी है। कांग्रेस भी यही कर रही है, अब आम आदमी पार्टी बची है, वो भी करेगी। तो मेरे को लगता है दलित जो है वो भ्रम में पड़ जाएंगे, आखिर किसके साथ जाए। जिस पार्टी के पास जो डायनामिक लीडर होंगे, जो जिनकी बात दलित वर्ग के लोग मानेंगे, उनको समझेंगे कि हमारा हितैषी है। अब दलित वर्ग के लोग भी, उनमें दुविधा होगी, क्या करे, कहां जाए। सब उनके सामने कई पार्टियां खड़ी है, कई लोग वोट मांग रहे हैं, वो जाए तो क्या जाए, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नेता चाहिए। सभी पार्टियों के पास दलित नेता भी है, पदाधिकारी भी है, एक से एक होशियार उन्होंने रखे हुए, लेकिन जो वोटर है दलित वर्ग का, उनके सामने भ्रम की स्थिति है। उनको गाइड कौन करेगा, क्या बताएगा। जिस पार्टी के पास अच्छे नेता है उनको रिझा सकते हैं, उनको कन्विंस करा सकते हैं, उस पर वो भरोसा करे वोटर्स, तो अब ये मेरे को लगता है ये परेशानी आने वाली है। क्योंकि
पार्टियां बहुत सारी हैं, सामने सज के खड़ी हैं, लेकिन दलित वोटर्स की इधर जाए, कौन उनका भला कर सकता है? क्योंकि अतीत के भी उनके पास अनुभव होंगे कि जो वायदे किए गए थे किए, पूरे किए हैं, नहीं किए, उनकी स्थिति क्या है। आरक्षण की बात होती है, नौकरियों में आरक्षण की बात होती है, बैकलॉग को पूरा करने की बात, बहुत सारी चीजें हैं उनकी अपलिफ्टमेंट, उनको ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन उस पर काम कितना हुआ है दलितों को अब ये भी देखना है। और उनको कौन गाइड करेगा, कौन अपने साथ जोड़ पाएगा? दल सामने है, लेकिन अब दलितों का रुख क्या होता है, कौन ज्यादा उनका दोहन कर पाता है, अपने साथ जोड़ जाता है, ये अब समय बताएगा। अब महेश, आज जब गठबंधन हुआ एएसपी में और जेजेपी में तो तमाम बड़े मुद्दों का जिक्र किया गया, किसानों के मुद्दों का जिक्र किया गया, युवाओं के मुद्दों का जिक्र किया गया, बेरोजगारी के मुद्दों का जिक्र किया गया, यानी कि जो कोर ओरिएंटेड मुद्दे हैं उन पर ज्यादा फोकस देखने को मिला। यानी कि हरियाणा की जो सियासत में अहम मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, उन पर चर्चा ज्यादा करते नजर आए हैं दोनों दलों के नेता गठबंधन के दरमियान। यानी कि बड़ी सियासत की तरफ संकेत नजर आ रहा है, बड़ी रणनीति की तरफ संकेत नजर आ रहा है। देखिए, बदले बदले से अब सरकार नजर आते हैं। दुष्यंत चौटाला जब जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे थे और यहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और उस वक्त जननायक जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि कानून कभी वापस नहीं लिए जाते हैं, कानून वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं होता है, और कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। तमाम जो किसान हरियाणा प्रदेश के जानते हैं वो शब्द पहले कई बार सुने जा चुके हैं। अब मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को किसानों की याद आई है। जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन से अलग कर दिया, उनके अपनी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर चले गए और विधायक पार्टी को नमस्ते कहकर निकल लिए, तो अब यहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी को किसानों की याद आई है। अब चिंता में है दुष्यंत चौटाला और इसी वजह से अब चंद्रशेखर रावण भी किसानों की चिंता में है। तो मुझे लगता है कि सवालों के साथ अगर दुष्यंत चौटाला का सामना होगा तो बड़ी मुश्किल हालात का सामना दुष्यंत चौटाला को करना पड़ सकता है, क्योंकि किसानों की चिंता अगर सरकार में रहते दुष्यंत चौटाला इतनी करते। हालांकि उनका एक अपना दावा भी है भी कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा जो खरीदी की गई थी उनकी सरकार के दौरान की गई थी। उन्होंने जो एमएसपी पर खरीदे जाने वाली फसलों की संख्या उसे बढ़ाने का काम दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया था। ज्यादा खरीदी जो है उस वक्त में यानी गठबंधन के वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी पड़ी थी। ये दावे भी दुष्यंत चौटाला जरूर सामने रखते हैं, लेकिन किसान की जो चिंता दुष्यंत चौटाला अब यहां चंद्रशेखर रावण के साथ बैठकर कर रहे हैं, अगर सरकार में रहते उतनी चिंता अगर किसानों की और खासकर जाट समाज के लोगों की, जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट जननायक जनता पार्टी को दिए थे, अगर उस वक्त किए होते तो आज ना तो उचाना विधानसभा क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला मुश्किल में होते और ना ही 90 विधानसभा सीटों पर उन्हें उम्मीदवारों की इस कदर यूं तलाश करनी पड़ती। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, वोटर्स अब किस ओर रुख करेंगे, क्योंकि तमाम तौर पर रणनीति बनाई जा रही है, अलग अलग दलों के द्वारा रिझाने की कोशिश की जा रही है, खासकर दलित वोटर्स, पंजाबी वोटर्स, ब्राह्मण बहुल्य इलाकों में ब्राह्मण वोटर्स को फोकस करने की कोशिश की जा रही है, जाट समुदाय के किसानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर्स क्या करें, क्या ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा इस पूरे विधानसभा चुनाव में? शॉर्ट में सर। देखिए, जातिवादी राजनीति तो शुरू हो गई है और हरियाणा का चुनाव भी कहीं ना कहीं जातिवाद पर आकर टिक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, चंद्रशेखर रावण ने जितने से आज जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया है, तो क्या वहां के यहाँ के जो दलित समाज है उसको कितना स्वीकार करेंगे? इनेलो बसपा का गठबंधन को दलित समाज कितना स्वीकार करेगा? ये इसमें कई पेचीदगियां हैं। देखिए, अब जो जिसका भी उम्मीदवार होगा, जिसका वहां के मतदाताओं से सीधा संपर्क होगा, वो अपनी छाप छोड़ पाएगा, क्योंकि गठबंधन के विचारधारा के आधार पर कोई इतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस भी उम्मीदवार का अपने क्षेत्र में लोकप्रियता होगी, मतदाताओं से सीधा संपर्क होगा, उसका ही असर पड़ेगा। और ये देखिए, जातिवादी जो राजनीति है इसका व्यापक प्रभाव हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम सियासी दल हरियाणा में पूरी तरह से एक्टिव हो गए, दलित वोटर्स पर खासकर फोकस किया जा रहा है। किसकी रणनीति कारगर होगी ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जब मतदान होंगे उसके बाद मतपेटिका खुलेंगी, वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी, यूं कहें तो तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल सियासी दल हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं दलित वोटर्स को रिझाने की, हर वोटर्स को रिझाने की, जिससे कि अब की जो राजनीतिक सत्ता है वो हरियाणा की एक बार फिर से हासिल की जा सके। बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस बीजेपी को चित करने के लिए और जो छोटी पार्टियां हैं वो भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। देखना होगा किसकी शायद किसकी मात होती है।